हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के पिछले जो है प्रश्नों को हल करा रहे हैं, जीएस और जीके के क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में ये सीरीज जो है लगातार चल रही है। आप इसको जो है देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखें आगे की सीरीज में, यहाँ पर देखें, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है। यानी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, विकलांग आश्रित चिकित्सा का उपचार, उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर पुनर्भुगतान। तो इसके तहत आता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। आयकर अधिनियम 1961 धारा के 80D के तहत आता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम, इसके तहत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसमें दिया हुआ है 1946, 1958, 1983 और 1980। तो इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। पहले इसका नाम राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड था, बाद में इसे उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड कर दिया गया। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1958। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखें, भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है। यानी जो देश जो है पास पास होते हैं उनको एक समूह में बांटा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं। समाजवाद कहा जाता है या साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद या क्षेत्रवाद। तो इसको क्षेत्रवाद कहा जाता है कि कुछ देशों को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, उसको कोई नाम दिया जाता है, तो इसको क्षेत्रवाद कहा जाता है। जबकि धर्मनिरपेक्षतावाद का मतलब है कि जो है सभी धर्म समान हैं और सभी का समान महत्व है। जबकि साम्राज्यवाद का मतलब है जो एक देश द्वारा किसी दूसरे देश पर जो है अधिकार जो स्थापित किया जाना, जैसे इंग्लैंड ने किया था, भारत पर किया, अन्य देशों पर किया। जबकि समाजवाद जो है इसमें जो है इसमें सरकार के पास जो है सभी साधन होते हैं और वही उसका संचालन करती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रवाद। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में, छोटी आंत जो हमारी होती है आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि या संरचना को क्या कहा जाता है। हमारी छोटी आंत में कुछ उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं आंत की दीवारों में, छोटी आंत की दीवार में, उसको क्या कहा जाता है। आंत रस कहा जाता है, नहीं ये नहीं कहा जाता। प्रथम आमाशय, इसको भी नहीं कहा जाता। पियर्स कैनल, ये भी नहीं कहा जाता। विली इसको कहा जाता है। जो छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं हमारी छोटी आंत की जो है दीवारों पर, उसको विली कहा जाता है। ये आंत के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है ताकि जो है पोषक तत्वों को जो है अवशोषित किया जा सके। तो इसका नाम है विली, इसको विली कहा जाता है। इनकी संख्या हजारों में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। इसमें दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बिल्कुल टीवी जैसे दिखते थे, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का प्रयोग शुरू किया गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में।
जबकि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और इसके आगे जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो फिफ्थ पीढ़ी के हैं, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का जो है यूज किया जाता है। जबकि इसमें पूछ रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, चोस और डुआर्स जैसी गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा को क्या कहते हैं? जो मृदा मौजूद होती है चोस और डुआर जैसे गिरिपद मैदानों में, मृदा को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है, या काली मृदा कहा जाता है, लेटराइट मृदा, या लाल और पीली मृदा कहा जाता है? तो मौजूद मृदा को कहते हैं जलोढ़ मृदा कहा जाता है, इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यहां पर देखें तो ये जलोढ़ मृदा होती है, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है, पोटाश और ह्यूमस अधिक होता है, ह्यूमस की मात्रा यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी इसमें अधिक होती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा भारत में उत्तर मैदानों में पाया जाता है, भारत के उत्तर के मैदानों में ये मृदा पाई जाती है। जबकि काली मृदा, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और ये मृदा भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और राजस्थान के कुछ जिलों में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। जबकि लेटराइट मृदा, इसमें चाय, इलायची इत्यादि की जो है खेती अच्छी होती है। जबकि लाल मृदा में, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है। और ये मिट्टी ज्यादातर बंजर होती है और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है, इसको बंजर भूमि भी कहा जाता है और मोटे अनाजों के लिए ये उपयुक्त होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़ मृदा। देखिए, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो पशु रात में चलते हैं, विचरण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वन में रहने वाले पशु, या बोरियल इनको कहा जाता है, या निशाचर नॉकटर्नल, दिनचर डायurnal, या उषा काल में सक्रिय पशु ऑरोरल कहा जाता है। तो रात में जो पशु सक्रिय होते हैं उसको निशाचर या नॉकटर्नल कहा जाता है, नॉकटर्नल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नॉकटर्नल। जबकि दिनचर जो दिन में चलने वाले हैं, उषा काल यानी सुबह में जो सक्रिय होते हैं पशु, उसको ऑरोरल कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, निशाचर या नॉकटर्नल, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? इसमें दिया हुआ है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो इनके साथ जो आया था वो हुमायूं आया था, हुमायूं इनके साथ आया था। और हुमायूं का कार्यकाल लगभग 1507 से 56 तक, ये लगभग इसका कार्यकाल है। 56 में ये सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जबकि शाहजहां का कार्यकाल है 1627 से 1658 या 57 के बीच है इनका कार्यकाल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, निम्नलिखित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, कि समलैंगिकता जो है अब जो है अपराध नहीं है? यहां पर दिया हुआ है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा जिसको कहा जाता है बनाम भारत संघ, और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, सूचना प्रदाता विस्लब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1955, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया था। यहां पर देखें, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता या वेटेज जो है क्या होता है। जो जीएसटी काउंसिल है उसमें केंद्र सरकार की भारिता या वेटेज क्या होता है। कुल मतों का 1/3, कुल मतों का 3/4, या कुल मतों का आधा, या कुल मतों का 2/3। तो इसमें केंद्र सरकार का जो वेटेज होता है, भारिता होती है, वो कुल मतों का 1/3 होता है। कुल मतों का 1/3 होता है। और बाकी जो वेटेज होता है वो राज्यों का वेटेज 2/3 होता है, यानी जो है 2/3 होता है राज्य सरकारों का, जबकि केंद्र सरकार का वेटेज होता है 1/3। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1/3 वेटेज होता है केंद्र का जीएसटी काउंसिल में। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में अपना चरम स्थान हासिल किया, यानी किस जो है शासक के काल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर, हर्ष, बाबर, हुमायूं। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और जहांगीर का कार्यकाल है 1605 से 27 के बीच इनका कार्यकाल है जहांगीर का, और इनके समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। जहांगीर आपका आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप सार्वजनिक स्थान पर जो है चला रहे हैं तो लाइसेंस होना चाहिए, या मोटर अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है। किस धारा के तहत अनिवार्य है? धारा 6 के तहत, धारा 4, या धारा 5, या धारा 3। तो धारा 3 के तहत ये अनिवार्य है कि आप जो अगर सार्वजनिक स्थान पर जो है मोटर वाहन चला रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, धारा 3। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को कहा जाता है। पर्यावरण तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाता है, पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है, जल प्रदूषण, या पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरणीय प्रदूषक हो जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको रेगुलेट सरकार द्वारा किया जाता है, पर्यावरणीय प्रदूषण को। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरणीय प्रदूषण। राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसे नेशनल यूनिटी काउंसिल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? दिया हुआ है 1947 में आयोजित की गई थी, 1986, 1971 या 1962 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल की पहली बैठक 1962 में आयोजित की गई थी। 1962 में इसको आयोजित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। और यहां पर देखें, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यहां पर देखिए, रामसर सम्मेलन से संबंधित है। रामसर जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? वन्य जीवों की तस्करी से संबंधित है, या आर्द्र भूमियों से, साइबर सुरक्षा से, या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। तो इसमें कौन सा है? तो रामसर जो सम्मेलन है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है।
ये जो सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये 1971 में इसकी बैठक की गई थी, इसको जो है किया गया। और रामसर जो ईरान का एक शहर है, रामसर ईरान का एक शहर है, वहां पर इसको आयोजित किया गया था, वहीं से इसकी शुरुआत हो गई रामसर। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियों की संख्या लगभग 93 है, और सबसे ज्यादा जो आर्द्र भूमि है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां अवस्थित है, तमिलनाडु में। तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर यह भी कहने वाली बात है कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आर्द्र भूमि संबंधित रामसर सम्मेलन। यहां पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है कि मातृत्व राहत प्रदान की जाएगी महिलाओं को? यहां पर दिया हुआ है अनुच्छेद 56, 35, 42 और 27 में दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 35 इसके तहत संसद मूल अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है, ये संसद को अधिकार है मूल अधिकार से संबंधित। जबकि अनुच्छेद 27 इसमें धर्म विशेष को वृद्धि के लिए, धर्म विशेष को वृद्धि के लिए करों से छूट प्राप्त है, करों से छूट प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 42 में इसमें मातृत्व राहत का जो है उल्लेख किया गया है, मातृत्व राहत का उल्लेख किया गया है। ये भाग 4 में है, जो नीति निर्देशक तत्वों के अधीन होता है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अधीन है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 42, यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये चर्चा की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? यहां पर दिया हुआ है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 38, जबकि अनुच्छेद 46 यहां पर दिया हुआ है। यहां पर अनुच्छेद 39 जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समता से संबंधित है, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सब समान है, विधि के समक्ष समता से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 38 इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि ये सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्य करेगा, सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए कार्य करेगा। जबकि अनुच्छेद 46 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। 46 ये SC, ST और कमजोर वर्गों की शिक्षा से संबंधित है कि इनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा। SC, ST और कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर, यूरोपीय संघ के मार्गदर्शन में, UN सिट्रल के मॉडल कानून के आधार पर, या US संविधान को अपनाकर, US के विधान को अपनाकर। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जो मसौदा तैयार किया गया था ये यूनिसिट्रल मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो 17 अक्टूबर सन 2000 को ये लागू किया गया था। जबकि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है सैम पित्रोदा को कहा जाता है, सैम पित्रोदा को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी,
यूएन सेंट्रल मॉडल के आधार पर। सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? असम में, असम में नहीं, ये देश के बाहर ही आयोजित किया, लाहौर में, उस समय लाहौर भी देश का हिस्सा था। यूएसए में, यूएसए में लंदन में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो लंदन में, और द्वितीय और तृतीय तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए वो लंदन में ही आयोजित किए गए थे। तो पहला जो आयोजित किया गया था वो नवंबर 1930, और दूसरा जो आयोजित किया गया वो सितंबर 1931 में, और तीसरा जो आयोजित किया गया वो भी नवंबर 1932 में इसको आयोजित किया गया था। और कांग्रेस में जो है द्वितीय सम्मेलन में ये भाग लिया था, कांग्रेस ने इसमें द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी जो है आपको परेशानियां हैं जो इससे जीएस से संबंधित वो जो हमसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।